A ceiling fan has a diameter of the circle through the outer edge of the three blades of 120 centimeter, diameter of 120 centimeter and RPM 1500, diameter 20 centimeter. जैसे मान लें पंखा है, इसमें 3 ब्लेड लगा हुआ है, ऐसा कुछ 3 ब्लेड लगा हुआ है। जब ये 3 ब्लेड मिलके चलता है पंखा में, ये जो सर्कल बनाता है ना, ये बनाता है 120 सेंटीमीटर का, मतलब रेडियस 5 सेंटीमीटर। एंड आरपीएम 1500, आरपीएम 1500 रेवोल्यूशन 15, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, तो आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो 3 5 15 और 3 दूनी 6 25 आरपीएस, रेवोल्यूशन पर सेकेंड 25, फ्रीक्वेंसी हो गई 25। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ 1 ग्राम स्टिकिंग एट द आउटर एंड ऑफ ए ब्लेड, ब्लेड के एकदम सबसे किनारे में, यहां पर किनारे में 1 ग्राम का वस्तु रखा हुआ है। हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट फुल स्पीड, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो ये अंदर की तरफ एक फोर्स, और यहां पर बैठ के देखें तो बाहर की तरफ एक फोर्स। अगर यहां पर है रुका हुआ ब्लेड पर, इसका मतलब है कि इसे फ्रिक्शन अंदर की तरफ रोक रहा होगा, बाहर फेंकाना चाहता होगा, उसे अंदर की तरफ फ्रिक्शन रोक रहा होगा। फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग करके इसे सर्कुलर पाकर घूमने दे रहा होगा साथ साथ। तो अगर आप ये सोचते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो इस पर लग रहा हो कितना लग रहा है, इस ढंग से भी सोच सकते हैं, या तो ये सोच सकते हैं कि अगर इस पर बैठ के सोचे कि बाहर फेंकाना चाहता होगा। फ्रिक्शन जो अंदर की तरफ क्या होता है, जो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर काम करता है वो अपना डायरेक्शन बार बार चूंकि चेंज करता है, इसलिए पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर पाता है। हम बात करते हैं कि सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कितना फोर्स ये महसूस कर रहा होगा? अब अंदर बाहर तो बात क्या बात है, लेकिन जो फोर्स महसूस कर रहा होगा वो तो होगा m ओमेगा स्क्वायर r, और m का मान m ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर इनटू r। तो m का मान 1 ग्राम, 1/1000 किलोग्राम, ओमेगा 2 पाई न्यू, न्यू का मान 25, r का मान 60 सेंटीमीटर। तो यह आ जाएगा 2 का 4 पाई स्क्वायर 10, 25 गुने 25 625 गुना 60 बटा 1 पर 4 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 गुने 25 625, 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल, और 25 छक 150। हमारा आंसर आ जाएगा 150 न्यूटन। 14.8, तो मतलब आना चाहिए हम लोग को 15 न्यूटन के आसपास आना चाहिए था। मिस्टेक हो गया, 25 छक 150, ठीक है, 60 सेंटीमीटर का हो गया, 60 बटा 100, वो ठीक है। और 1 ग्राम का वस्तु था, तो 1/1000 किलोग्राम, m हो गया ओमेगा 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, न्यू का मान 25, तो 25 गुने 25 625, पाई स्क्वायर का मान 10, 2 का स्क्वायर 4, 40 गुने 625 गुना 60, ठीक, और 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो, हम यहाँ 4 ही जीरो दिए थे, यहाँ पर हम चूंकि 4 ही जीरो दिए थे, 1 2 3 4, 1 जीरो और यहाँ बचा हुआ है, 1 जीरो और बचा हुआ है यहाँ,
10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लगभग 15 न्यूटन के आसपास। कैलकुलेशन में यहाँ गड़बड़ हो गया था, 3 0 2 0 5 0 हमें दिए थे 4 ही जीरो, 1 जीरो एक्स्ट्रा और बचा हुआ। तो ये लिखा हुआ था इसमें, हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट फुल स्पीड, व्हिच एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस पर, कौन लगा रहा है? ब्लेड। व्हिच एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल, ब्लेड। How much force does the particle exert on the blade along this surface? फिर वही फोर्स, तो जितना फोर्स पार्टिकल लगा रहा है ब्लेड पर उतना ही लगा रहा होगा ब्लेड पार्टिकल पर। तो अगला आंसर भी हमारा होगा 15। Which exert this force on the particle? How much force does the particle exert on the blade along this surface? पार्टिकल ब्लेड पर कितना लगा रहा होगा और ब्लेड पार्टिकल 15 न्यूटन फ्रिक्शन के रूप में ब्लेड लगा रहा होगा पार्टिकल पर और पार्टिकल लगा रहा होगा ब्लेड पर, और एक्शन के बराबर रिएक्शन आप जानते ही, तो 15 न्यूटन, तो अगला भी आंसर आएगा 15 न्यूटन। मॉस्किटो इज सिटिंग ऑन ए एलपी रिकॉर्डर डिस्क। मान लो कोई एक डिस्क है, मान लो कोई क्या है कि डिस्क है, एक डिस्क है, रोटेट कर रहा है 100/3 रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 100/3 रेवोल्यूशन पर मिनट है। 60 से भागा दे देंगे तो रेवोल्यूशन पर सेकेंड आ जाएगा, जिसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। द डिस्टेंस ऑफ द मॉस्किटो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल इज 10 सेंटीमीटर। जहां भी मॉस्किटो है सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस तरह से आप समझ पाते हैं, रेडियस बराबर 10 से। सो दैट द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रिकॉर्ड एंड द मॉस्किटो इज ग्रेटर देन पाई स्क्वायर बटा 81। क्या कि फ्रिक्शन का मान पाई स्क्वायर बटा 81 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। फिर अगर हम ऐसा सोचे कि मॉस्किटो पर जो फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, वो तो हो जाएगा mv²/r, और ये जो मान होना चाहिए mv²/r का लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो अंदर की तरफ काम कर रहा होगा मॉस्किटो और उस रिकॉर्डर डिस्क के बीच में, उससे तो कम ही बाहर फोर्स लगना चाहिए, उससे तो कम ही बाहर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, या उसके बराबर पर लगना चाहिए। इसे तो लिखें लेस देन इक्वल टू, तब आपको समझ में आएगा कि फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r और फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू mg, ग्रेटर देन इक्वल टू v²/r mv²/r, m से m कैंसिल, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू v²/rg और v बराबर ओमेगा r, ओमेगा² r² rg बराबर ओमेगा² r/g, और ओमेगा का मान यहां से आ जाएगा 2 पाई न्यू। का होल स्क्वायर गुने r/g, 2 पाई का स्क्वायर 40 और न्यू का मान 100/3 गुने 60 का होल स्क्वायर गुने r 10 सेंटीमीटर का 0.1 और बटे g 10 मान के बनाते हैं। इस तरह से
इस 0 से 0 कैंसिल, तो 4 गुना 10 का पावर 4 अब गुना 0.1 बटा 3 का 9 और 6 का 36। तो 2 जीरो से 4 जीरो कटेगा तो 2 जीरो बचेगा, फिर 2 जीरो में 0.1 चला जाएगा, तो 40 बटा 9 गुने 36, तो आ जाएगा ये 10 बटा 9 स्क्वायर। अगर इसको लिख दें 4 से कटेगा 9 बार का, 4 9 36, 2 गुना 9, आई 10 बच जाएगा, और 10 मतलब पाई स्क्वायर, और 9 स्क्वायर का मतलब 81। इसका मतलब म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बटा 81। यही हमको मतलब इसमें दिखाना था कि पाई स्क्वायर बटा 81 से ज्यादा होगा, so that the friction coefficient between the record and the mosquito is greater than पाई स्क्वायर बटा 81। और सच में पाई स्क्वायर बटा 81 से म्यू का मान ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम पूछता तो पाई स्क्वायर बटा 81, उससे ज्यादा रहेगा तो और अच्छा। तेरह नंबर सवाल देखिए। A simple pendulum is suspended from the ceiling of a car taking a turn of radius 10 मीटर। एक कार है जो टर्न ले रहा है, एक कार है जो टर्न ले रहा है, और उस कार में सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है। कार टर्न ले रहा है 10 मीटर के पाथ पर, कितना वेलोसिटी से, 36 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मान लिया जाए कि कोई एक कार है, अब ऐसा समझें कि आप जहां से बैठ के देख रहे हैं वहां से अंदर की तरफ कोई कार ऐसे टर्न ले रहा है, कोई कार ऐसे टर्न ले रहा है। जब कोई कार ऐसे टर्न लेगा, जैसे कि मान लिया ये सिंपल पेंडुलम है और एक कार है, तो कार जैसे ही टर्न लेगा, जब ऐसे टर्न लेगा कार, तो पेंडुलम ऐसे फेंकाएगा। जब कार टर्न लेगा, पेंडुलम ऐसे फेंकाएगा बाहर की तरफ। तो पूछ रहा फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल does not change during the turn, if this does not change during the turn। तो जैसे कि मान लिया जाए, हम ऐसा सोच के बना रहे हैं कि कोई ऐसा टर्निंग है, ठीक है, ऐसा टर्निंग है, और इस टर्निंग पर कोई कार ऐसे जा रहा है, और इसमें एक पेंडुलम लटका हुआ है। अब इसमें तो लटका हुआ दिखाने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि हम लोग ऊपर से देखें तो अंदर में इसके ऊपर से ऐसे एक पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है। एक टॉप व्यू है, जैसे कि मान लिया कार के अंदर ही सब ऐसे, ये मान लो कि कार है, यही जा रहा है कार ऐसे, और यही कार ऐसे टर्न लेने वाला है, अंदर की ओर टर्न लेने वाला है। ये पेंडुलम बाहर फेंकाएगा, ऐसे ऐसे बाहर फेंकाएगा। ये कार ऐसे टर्न लेने वाला, पेंडुलम बाहर फेंकाएगा। हम अगर मान लें कि ये जो कार है इस तरफ नहीं जा करके, अगर ये कार इस तरफ जा रहा है, अंदर की ओर सोचो, ये जो कार है इसमें एक पेंडुलम लटका हुआ है, और ये कार कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर टर्न मार रहा है, तो किधर फेंकाएगा, इधर फेंकाएगा। जब ये कार अंदर की तरफ ऐसे टर्न मारेगा, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, बोर्ड के अंदर की तरफ समझो जा रहा है, तो क्या होगा कि जो पेंडुलम है कार के अंदर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और अगर आप कार के अंदर बैठ के चीजों को देखेंगे तो बाहर आपको नजर आएगा mv²/r, यहाँ पर एक mg, और यहाँ एक थीटा, और यहाँ एक टेंशन, और टेंशन का 2 टुकड़ा, एक t cos थीटा, यहाँ थीटा, और ये t sin थीटा। तो
टी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। और टी कॉस थीटा बराबर एम जी। दोनों को डिवाइड करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। और v का मान 10, r का मान भी 10, तो v का मान 10, r का मान 10, तो आ जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा का मान आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर बाहर से सॉल्व करते हैं तो आपको लगेगा कि टी साइन थीटा एक सेंटीमीटर फोर्स है, तो फिर टी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। और अगर सिस्टम के अंदर बैठ के सोच रहे हैं कार के अंदर, तो फिर बाहर एक फोर्स दिखाई सीधे फोर्स की तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप फिर भी समझिए कि टी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। A bob of a simple pendulum of length 1 meter has mass 100 gram and a speed 1.4 मीटर पर सेकेंड at the lowest point। एक पेंडुलम ऐसे बॉब है 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब 0.1 कीजिए, 100 ग्राम का लेंथ 1 मीटर 80 का और स्पीड 1.4 मीटर पर सेकेंड। लोएस्ट पॉइंट पर फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। अभी बताओ कितना टेंशन है। अब इधर एक फोर्स लग रहा होगा एम जी। अगर आप बाहर से सिस्टम को देखते हैं तो आपको ही बोलना होगा कि टी है बाहर, एम जी है अंदर, तो कुल फोर्स अंदर की तरफ कितना लग रहा होगा, टी माइनस एम जी। अगर टी है अंदर और एम जी है बाहर, तो अंदर कितना लगा टोटल, टी माइनस एम जी। और अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है क्या कहलाता है, सेंटीमीटर फोर्स, तो बराबर एम वी स्क्वायर बाई। या तो अगर सिस्टम पर बैठ के सोचो तो फिर बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा लो एम वी स्क्वायर बाई आर, और सोचो कि रेस्ट में है, न इधर जा रहा है न इधर, तो फिर भी वही बोलना पड़ेगा कि टी बराबर एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। और फिर घूर के वही आएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो m का मान 0.1, 0.1 गुना 10 1, फिर 0.1, वी स्क्वायर का मतलब 1.4 गुने 1.4 बटे आर स्क्वायर का मतलब आर का मतलब 1, तो 1 जोड़ ये हो जाएगा 1.96 और दशमलव और वो 0.1, तो इस तरह से आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, वो 1 जोड़ 0.196 या 1.2 के आसपास बोल सकते हैं, 1.196, तो 2 के आसपास बोल सकते हैं, 1.2 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सपोज द बॉब ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। अच्छा, ये बॉब था प्रीवियस प्रॉब्लम में, इसका लंबा 1 मीटर 80 का, ई 1 ग्राम मतलब 0.1 kg का था। इसके पहले वाले सवाल में कितना ग्राम का था, 100 ग्राम का था। 100 ग्राम का फिर होगा 0.1 kg ही, 0.1 kg और 1.4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 0.20 रेडियन विद पार्टिकल। जब ई 0.20 रेडियन, 0. उस समय इसका स्पीड 1.4 मीटर पर सेकेंड है, जिस समय थीटा का वैल्यू 0.20 रेडियन है, 0.20 रेडियन। फाइंड द टेंशन एट दैट इंस्टेंट। आगे बताना कि टेंशन का मान क्या है। क्योंकि इसमें एक फोर्स लगेगा नीचे mg, और एक चूंकि यहाँ पर थीटा बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा mg cos थीटा और इधर mg
साइन थीटा। अगर इतना ही में सोचो तो अंदर की तरफ कितना बल लग रहा है T, बाहर कितना लग रहा है mg cos थीटा। अंदर लग रहा है T, अब बाहर लग रहा है देखो यहाँ mg cos थीटा, ठीक उसके जस्ट अपोजिट। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, बराबर mg स्क्वायर बाई आर। तो टेंशन ही तो बताना है, तो टेंशन बराबर mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos थीटा। m का मान 0.1 कॉमन, v स्क्वायर बाई आर, m का मान 0.1 बने देते हैं, v स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4 बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा का मान लिखा हुआ है 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 196 0.196 प्लस ये तो खत्म और 1 माइनस थीटा स्क्वायर, थीटा का मान 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2 बाई 2, तो ये जाएगा 0.196 प्लस ई कट जाएगा 10 बार का, तो आएगा 1 माइनस 0.02, ये हो जाएगा 0.196 प्लस 0.98, 0.196 प्लस 0.98, 0.196 प्लस 0.98, 1.176, 1.176 लगा रहा 1.16 के आसपास। हो सकता है कि जी का मान 9.8 लेकर सॉल्व किया गया हो, हम जी का मान 10 लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ ऐसा बताया नहीं गया है कि जी का मान 10 लेना है या 9.8। आप 9.8 पर एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, हो सकता है कि जा जाए एक्यूरेट एकदम 1.16 के आसपास। सपोज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, जैसे कि मान लें सिंपल पेंडुलम है और यहां तक जाता है, फिर यहां से रुक जाता है, फिर यहां के बाद लौट आता है, फिर इधर यहां तक चढ़ता है। तो ये जो है थीटा नॉट, इसे बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। कहने का मतलब है कि यहां पर आने के बाद वेलोसिटी हो गया है 0, यहां पर आने के बाद वेलोसिटी हो गया है 0, अब वहां के बाद आगे नहीं चढ़ेगा, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये कह रहा है कि मान लो कि जो m मास का बॉब है उसका एम्पलीट्यूड थीटा नॉट है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉब इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, सबसे किनारे में है उस समय टेंशन बताओ। बोले देखो जब इस समय सबसे किनारे में है तो उस समय तो एक काम करता होगा mg, और यहाँ एक टेंशन T, और mg का दो टुकड़ा जब हम लोग करेंगे तो इधर mg cos थीटा नॉट और इधर mg sin थीटा नॉट, और एकदम जस्ट एक्सट्रीम पॉइंट पर, जस्ट एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर इसके पास वेलोसिटी नहीं है। जब वेलोसिटी नहीं है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मान 0 होगा, मतलब T माइनस mg cos थीटा बराबर 0। अंदर की तरफ T लग रहा है, बाहर mg cos थीटा नॉट, तो सेंटर की तरफ कितना बल लगा T माइनस mg cos थीटा नॉट। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई आर, किंतु की वेलोसिटी 0 है तो 0 आएगा। इस तरह से T का मान आ जाएगा mg cos थीटा नॉट।
या फिर हम बताते हैं बार बार, अगर यहाँ बैठ के सोल्व करो तो बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दर्शाओ, कोई फोर्स यहाँ होगा नहीं, तो वेलोसिटी का मान 0 है, तो ऐसे भी आएगा T बराबर mg cos थीटा। सत्रह नंबर सवाल देखिए। A person stands on a spring balance at the equator पर, पृथ्वी ये उसका एक्सिस, ये इसका इक्वेटर। A person stands on the spring balance at the equator. By what fraction is the balance reading less than its true weight? देखो हम क्या जानते हैं कि पृथ्वी के सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लें एक आदमी है पृथ्वी के सरफेस पर, पीछे तो ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, कितना फोर्स से mg, ये तो पृथ्वी का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये पृथ्वी हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती mg से। लेकिन चूंकि पृथ्वी ओमेगा से रोटेट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी इस पर बॉडी है, सब पर एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता होगा m ओमेगा स्क्वायर r, और एक कांटेक्ट के चलते नॉर्मल। और इस तरह से हम समझते हैं कि mg बराबर m ओमेगा स्क्वायर r प्लस n, इसका मतलब n बराबर mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। पृथ्वी के रोटेशन के कारण जो हमें नॉर्मल मिल रहा है, कितना मिल रहा है mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, और नॉर्मल क्या होता है कांटेक्ट फोर्स। इसका मतलब पृथ्वी हम पर इतना फोर्स लगा रही है mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कांटेक्ट के चलते, हम भी इतना ही लगा रहे होंगे mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। तो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन इट्स ट्रू वेट। ट्रू वेट होता है mg, ट्रू वेट कितना होता है mg, लेकिन हमें कितना अभी आभास हो रहा है mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर, तो कितना कम है m ओमेगा स्क्वायर r कम है, समझिएगा। ट्रू वेट होता है mg, लेकिन रोटेशन के चलते एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर m ओमेगा स्क्वायर r, तो कुछ फोर्स डाउन होता होगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r हो गया। तो कितना कम है mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r mg से, ओमेगा स्क्वायर r। लेकिन ये नहीं निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज बटा ओरिजिनल, तो चेंज इतना है, कमी इतना है, और ओरिजिनल ही है, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। तो आंसर आएगा हम लोग का ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। तो थोड़ा इसका डाटा दिया हुआ है, तो हम डाटा में इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई बटा टी, पृथ्वी अपने एक्स पर 24 घंटा में घूमती है। आर का मान 6400 किलोमीटर और बटा जी लगभग 10 मान लेते हैं। तो 2 पाई का स्क्वायर 40 और 6400 गुने 10 की पावर 3 बटा 24 गुने 60 गुने 60 का होल स्क्वायर गुने 10।
तो 2 जीरो का स्क्वायर, 4 जीरो यहाँ से और 1 जीरो, 5 जीरो, उस तरह से 3 और 2 5 जीरो कट जाएगा। तो ऊपर आएगा 40 गुना 64, 40 गुना 64 और नीचे 24 गुना 36 दो बार। जीरो पॉइंट 0.003429, 0.003429। तो इसको लिख सकते हैं 3.429 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पूछ रहा था। फ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज बटा ओरिजिनल। फ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज बटा ओरिजिनल। ट्रू वेट है mg, लेकिन अभी पृथ्वी के रोटेशन के चलते हमारा वेट है mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर। तो हमें निकालना था फ्रैक्शन। तो पहले कितना कम है, तो m ओमेगा स्क्वायर r कम है, तो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? जितना चेंज है बटा ओरिजिनल। तो एक आंसर तो ये हो गया। अब क्या कर रहा है? If the speed of the earth rotation is increased by such an amount that the balance reading is half the true weight, कह रहा है कि पृथ्वी का स्पीड इतना कर दीजिए, पृथ्वी का स्पीड इतना कर दीजिए कि जो बैलेंस रीडिंग है, बैलेंस रीडिंग कौन है? ये है स्प्रिंग बैलेंस जो बता रहा है उतनी बल्ब है mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर। ये जो क्या हो जाना चाहिए कि ट्रू वेट का आधा हो जाना चाहिए। क्वेश्चन कर रहा है कि द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज। हम इतना कर दिए हैं पृथ्वी का रोटेशन कि अब जो बैलेंस रीडिंग है, मतलब mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर, यही तो बैलेंस रीडिंग है। मतलब जो आदमी है एक यहां पर एक बैलेंस रीडिंग है, उस पर खड़ा है। तो बैलेंस रीडिंग क्या बताएगा? जो नॉर्मल इसको मिल रहा है वही बताएगा बैलेंस रीडिंग। यहाँ पर एक बैलेंस रीडिंग है, तो एक बेटिंग मशीन जैसा, तो नॉर्मल ही बताएगा। जो नॉर्मल है वही अपना ये बेट बताएगा। जितना हमको नॉर्मल मिलता है, हम समझते हैं कोई हमारा, उतना ही फोर्स हम वहां पर लगा रहे हैं। बेट तो हमारा अलग चीज है, नॉर्मल अलग चीज है। जैसे हम कितना बार एग्जाम्पल बताए थे कि एक जो विकलांग आदमी है बैसाखी के सहारे चलता है। बैसाखी के सहारे चलने से उसका वेट नहीं कम जाता है, नॉर्मल कम जाता है। अपना वजन का कुछ हिस्सा वो बैसाखी पर दे देता है, तो कुछ फोर्स बैसाखी पर चला जाता है और पृथ्वी पर जो फोर्स लगा पाते हैं वो कम लगा पाते हैं। तो नॉर्मल अलग जगह है। वेट तो हमारा ट्रू वेट mg ही होता है, लेकिन ये जो मशीन है वो तो mg बताएगा नहीं, वो तो बताएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर, जो बैलेंस रीडिंग है। तो बैलेंस रीडिंग का मान कह रहा है कि ट्रू वेट का आधा हो जाना चाहिए, हाफ द ट्रू वेट। इसका मतलब ये हुआ कि m ओमेगा स्क्वायर r का मान हो जाना चाहिए mg/2। पृथ्वी का रोटेशन हमने इतना कर दिया है, इतना हो गया है, बढ़ा करके बढ़ा दिया गया है। पृथ्वी का रोटेशन इतना बढ़ाया गया है कि जो बैलेंस रीडिंग है वो एक्चुअल वेट का आधा बता रहा है। तो बैलेंस रीडिंग तो ही बताता है, एक्चुअल वेट का आधा हम कर दिए। इस तरह से हम ओमेगा स्क्वायर बराबर आएगा g/2r, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा g/2r का रूट ओवर। जब ये आ जाएगा g/2r का रूट ओवर, तो 2π/t का मतलब आ जाएगा g/2r का रूट ओवर। तो t बराबर आएगा 2π√2r/g। तो t क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन पूछ ही वही रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे। लेंथ ऑफ द डे मतलब एक दिन कितने का है, और एक दिन कितना को बोलते हैं?
जब पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा लगाती है तभी तो एक दिन कंप्लीट होता है। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है टाइम पीरियड, इसलिए हम निकालें टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना आ गया 2 पाई अंडर रूट 2r/g। ये कितना आएगा सॉल्व करके 2 पाई अंडर रूट 2, r का मान 6400 किलोमीटर और बटा g। तो 2 पाई 2 का रूट 2, 64 का 8 और 3 1 4 0 का 00, इतना सेकेंड, इतना सेकेंड आएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू रूट 2 इंटू 800 इंटू पाई, ये आ जाएगा हमारा 7105 यह सेकेंड। इसमें अगर 60 से भागा दें तो मिनट और 60 से भागा दें तो फिर घंटा बदल जाएगा, तो हम 3600 से भागा दे देते हैं तो ये आवर में बदल जाएगा। 7105 और भागे 3600, 7105 भागे 3600 बराबर लगभग 1.9 आवर, कह सकते हैं कि 2 घंटा। मतलब पृथ्वी का स्पीड इतना बढ़ा दीजिए कि 2 ही घंटा में मतलब कि एक चक्कर पूरा कर ले। अभी जो 24 घंटा में एक चक्कर पूरा हो रहा है 2 घंटा में पूरा हो जाए। तब इक्वेटर पर जो आदमी है उसको अपने वजन का ना आधा वजन महसूस होगा। तो ये आंसर है हम लोग का 2 आवर। ये लगभग 2 आवर आएगा।